रोहतक के लोगों को अब इस बात का पूर्ण रूप से एहसास हो गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड पार्टी जो है वो पूरी तरह से भाजपा के साथ मिलकर के काम कर रही है। केवल इस चुनाव के बाद नहीं, ये पहला मौका नहीं है कि हुड्डा ने भाजपा की मदद की। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं ताकि आप भी हुड्डा से जब मिलो, उसके लड़के से मिलो, तो आप उनसे पूछ सकते हो। मैं अपोजिशन लीडर था, भाजपा की पहली सरकार बनी थी, और भाजपा की सरकार बनने के बाद राज्यसभा का चुनाव आया। उस राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से मेरे पास एक संदेश आया कि आप और हम मिलकर के अगर किसी तीसरे ऐसे व्यक्ति को इंडिपेंडेंट खड़ा कर लें जिसपे आप भी सहमत हो जाए और हम भी सहमत हो जाए, तो ये सीट भाजपा के खाते में नहीं जाएगी, फिर हम दोनों के खाते में आ जाएगी। मैंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं एक बार चौटाला साहब से इस बारे में बात करना चाहूँगा। मैंने चौटाला साहब से जब बात करी, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर कोई ऐसे बीच के साथी का नाम आता है तो अपने को कोई आपत्ति नहीं है। दो तीन नाम आए हमारे पास, आखिर आर के आनंद के नाम के ऊपर सहमति बड़ी, नाम कांग्रेस की तरफ से आया और सहमति होगी, तय हो गया कि आर के आनंद इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ाएंगे, हमारा साझा उम्मीदवार। उस चुनाव में जो पूरा गेम हुआ वो समझने की जरूरत है। उस चुनाव में बीजेपी ने अपने वोट डाल दिए, हमने अपने वोट डाल दिए। बीजेपी का एक एमएलए रुक गया, उसने वोट नहीं डाला। कांग्रेस के लोग करनाल में रुके कुलदीप शर्मा के घर, और ये लास्ट मिनट पर पहुंचे। एक इंडिपेंडेंट था जयप्रकाश, उसने भी अपना वोट कास्ट नहीं किया, वो कहीं कांग्रेस वालों के साथ है। जैसे ही कांग्रेस के लोग पहुंचे तो असीम गोयल जो एमएलए था बीजेपी का, वो वोट कास्ट करने गया। जो अंदर पेन पड़ा था उससे अपना वोट तो टिक कर दिया और पेन उठा करके अपनी जेब में डाल दिया। उस पेन की जगह दूसरा पेन छोड़ दिया, उसी तरह का बिल। बड़ी साजिश थी। उसकी इंक जो थी वो बदली हुई थी। उसके बाद कांग्रेस के लोगों ने आकर के अपने वोट डालने शुरू कर दिए। जब 13 लोगों के वोट डल गए तो 14वें नंबर के ऊपर जयप्रकाश आया वोट डालने। उसने आकर के अपना वोट डाला, उसने ओरिजिनल पेन से टिक कर दिया बीजेपी, क्योंकि वो बीजेपी की मदद कर रहा था। और जो वहां पे डुप्लीकेट पेन पड़ा था वो उठा लिया, वो जेब में डाल लिया, ओरिजिनल वहां छोड़ दिया। फिर उससे टिक हुए। लास्ट के 3 वोट जो थे कांग्रेस के, वो आर के आनंद को मिल गए। गिनती होगी। जो प्रिजाइडिंग अफसर था उसने ये कह दिया कि आर के आनंद के पक्ष में इतने वोट हैं, बीजेपी के पक्ष में इतने। आर के आनंद और वीरेंद्र सिंह दोनों को डिक्लेयर कर दिया कि ये दोनों मेंबर बन गए। यहाँ गिनती हो रही है। वीरेंद्र सिंह और सुभाष चंद्रा और आर के आनंद जो है वो दूर बैठे हैं। दूर बैठा बैठा चंद्रा ये कहता है कि मुझे शक है पेन कहीं शाही इसमें गड़बड़ है। इतनी दूर बैठे व्यक्ति को कैसे पता चला जब गिनने वाले को पता नहीं था? तो मैं अंदर था उस वक्त, मैंने कहा इसका मतलब कोई खेल हो गया। तो वो हंसा जोर से, हंस के कहने लगा खेल तो होना ही था। और बाद में फिर नीचे टॉर्च लगा करके उस शाही की पहचान करी गई बकायदा। तो और फिर वो करके पहचान 13 वोट कैंसिल हुए कांग्रेस। हुड्डा उसमें अंदर उस चुनाव में अपना वोट कास्ट नहीं करके आया, खाली छोड़ के आया बैलेट पेपर, जबकि कांग्रेस की हिदायत थी कि आपने आर के आनंद के पक्ष में वोट डालना।
ये खेल उसने बीजेपी के साथ तब से शुरू कर दिया था और इस तरह से बीजेपी की शरेआम मदद करी थी। उसके बाद अपने लड़के को राज्यसभा का मेंबर बनाने के लिए फिर हाथ मिलाया बीजेपी। उस वक्त शैलजा का नाम चल रहा था। जब तक शैलजा का नाम चल रहा था तब तक तो बीजेपी वाले कह रहे थे हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे। मुख्यमंत्री मेरे से बात कर रहा था, अभय जी आप हमें वोट कास्ट करना, हम इंडिपेंडेंट खड़ा करना चाहेंगे। हुड्डा मेरे से तब तक जिक्र नहीं किया था जब तक शैलजा का चर्चा था। और जैसे हुड्डा के बेटे की टिकट क्लियर हुई, हुड्डा ने सीधा मुझे फोन किया, जयप्रकाश के फोन से फोन आया कि आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप दीपेंद्र को चुनाव लड़ा रहे हैं, पार्टी ने फैसला किया है, आप हमें वोट दोगे। मैं बोला भी बिल्कुल सोचूंगा कि आपने वोट मांगा है तो इस बात पर जरूर विचार करूंगा। फिर उसके सामने बीजेपी ने किसी को खड़ा नहीं किया, जबकि शैलजा के 7-8 एमएलए रुष्ट थे उस वक्त, जो सरेआम कह रहे थे कि हम दीपेंद्र को वोट नहीं देंगे। इसलिए बीजेपी पे उसने प्रेशर डाल करके कि भी आप किसी को खड़ा ही मत करो ताकि राज्यसभा चला जाए। वो इस तरह से राज्यसभा में गया। तीसरा, फिर अब जब चुनाव हुआ था जिसमें किरण चौधरी पे उंगली उठाई, उस चुनाव में अपने बेटे के लिए वोट मांग सकता था तो उसके लिए क्यों नहीं मांगा मेरे से। फिर कहीं ना कहीं हमें टारगेट कर रहा था, वोट मांगा नहीं और टारगेट कर रहा था कि आप तो बीजेपी के एजेंट हो, आप तो बीजेपी के साथ जा रहे हो। उनसे ये पूछने वाला हो हम कांग्रेस के साथ कब थे। ये फैसला हमने करना है, हमने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देना है, इंडिपेंडेंट को देना है, कांग्रेस को देना है। वो मेरा फैसला कैसे कर सकता है। खुद मिला हुआ है और टारगेट हमें करने की कोशिश करता है। इस चुनाव में तो बिल्कुल शरेआम सारी चीज क्लियर होगी। इस चुनाव की कहानी तो हर व्यक्ति के समझ आ गई। जब सर्वे हुआ था चुनाव से पहले, सब पार्टियों ने अपने अपने सर्वे कराए और उस सर्वे के अंदर हर व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है या लड़ाता है किसी को तो इस बात का पता करता है बाकायदा तौर पे कि कौन व्यक्ति जीत सकता है। इन्होंने कैसे मदद हो उसके लिए पहले तो बाप बेटा ने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 15 से 20 कैंडिडेट तैयार कर लिए कि कैसे मदद कर सकते हैं। 20-20 लोगों के ऊपर जाकर के हाथ टिका दिया कि तेरे को टिकट देंगे, तेरे को टिकट देंगे। और फिर उसके बाद जब सर्वे की एक रिपोर्ट आ गई, बीजेपी के पास भी आई वो रिपोर्ट, मेरे पास भी आई, इनके पास भी आई, कि कांग्रेस के जो 30 सिटिंग एमएलए हैं इनमें से 16 की हालत खराब है, जीत नहीं सकते। भाजपा वालों ने ईडी की रेड कराई। रामप्रस्ता एक बिल्डर है, उसके यहाँ भी रेड हुई और उसी के यहाँ रेड हुई तो दस्तावेज जो मिले उसके घर में, उसमें इसके भतीजे उस फर्म में पार्टनर मिले, हिस्सेदारी मिली और उसके माध्यम से इसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो। एफआईआर लॉन्च होने के बाद ईडी ने अरेस्ट नहीं किया, जबकि ईडी तो अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने की बजाय इसको ये संदेश दे दिया कि आप बीजेपी के नेताओं से बात करो। इसने संपर्क किया बीजेपी के लोगों से, उन्होंने सीधा कहा कि भाई ये 30 जो तेरे सीटिंग है इनको टिकट दिलवा दे, ये मदद कर सकता है तू हमारी। और 30 के 30 की टिकट डिक्लेयर हुई। वो भी राहुल गांधी के ऊपर प्रेशर बना करके कराई गई कि हमें इस तरह का एक खबर मिली है कि कहीं में से किसी की टिकट काट दोगे तो ये भगोड़े हो जाएंगे और इससे बड़ी बनाई सरकार कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज चला जाएगा लोगों को। वो 30 टिकटें बंटते ही मनोहर लाल खट्टर का भी बयान आया और सैनी का भी बयान आया। मनोहर लाल खट्टर का बयान तो ये था कि हुड्डा के सॉफ्टवेयर की मेरे पास आया था कि नहीं आया था ये बयान, दिल्ली हरियाणा भवन से बयान दिया प्रेस के सामने। और इस सैनी ने जो चीफ मिनिस्टर है, इसका ये बयान था कि हमने बंदोबस्त कर दिया, अब हमारी सरकार में कोई रुकावट नहीं आएगी, हम अकेले अपनी सरकार बनाएंगे
अपने दम पे बनाएंगे। तो ये सीधा था कि भी उनको उन 16 लोगों का एक तरह से फायदा मिल रहा था। उसके बाद कितने ऐसे लोग थे जिनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने लोगों को खड़ा करके हराया। अलग अलग बहुत सारे नाम है, एक का उदाहरण दे देता हूं आपको, बाकियों का भी बता दूंगा कौन कौन थे जिनको किस किस तरीके से हराया गया। विजेंद्र जो था राहुल गांधी की टिकट से आया था, और विजेंद्र से हुड्डा को सबसे बड़ा डर था कि अगर ये जीत गया, कल को सरकार कांग्रेस की बनी तो लीडर का नाम कहीं ऐसा ना हो राहुल गांधी इसका निकाल दे, तेरी जगह इसको आगे कर दे। तो पहले इसका इलाज किया जाए, और उसका इलाज बड़े तरीके से किया इसने। 3 इसके चहते लोग थे जिनको ये कहता था तुम्हें चुनाव लड़ाऊंगा। एक तो चंडील गांव का था दिलबाग से, एक वीरेंद्र था भोगलीपुर का, और तीसरा था काड़ा चेयरमैन उचाने का। सबको पता था कि तुम इंडिपेंडेंट खड़ा होगे तो चुनाव नहीं जीत सकोगे। ऐसा नहीं था कि उनको पता नहीं था, क्लियर था कि किसी को 10,000 मिल सकते हैं, किसी को 20 मिल सकते हैं, किसी को 15 मिल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। जब टिकट कांग्रेस की नहीं थी तो क्लियर हो गया था भी नहीं जीतोगे। बावजूद उसके तीनों को खड़ा किया गया और तीनों ने 60,000 वोट दिए। वीरेंद्र का लड़का 32 वोट से हार गया। इस तरह से इसने भाजपा की मदद करी है। शारदा राठौड़ क्लियर इनकी जीत की कैंडिडेट थे, उसका टिकट काट दिया। ये फौजी जो है बुआनी खेड़ा वाला, ये क्लियर जीत रहा था, रामकिशन, इसकी टिकट काट दी। इसी तरह सोना वाला जो था जितेंद्र भारद्वाज, वो जीत रहा था, उसकी जगह टिकट काट के 2 घंटे पहले टिकट बदली पैसे लेकर के, और उसके बाद कैसे उसको हराया जाए एक मुसलमान खड़ा कर दिया जावेद नाम का, तो 40,000 से ज्यादा वोट ले गया इंडिपेंडेंट। ऐसे 2 कैंडिडेट और हराए इसने। इसकी लड़की जो है अपने निर्मल चौधरी, वो क्लियर जीत रही थी, उसका टिकट काटा गया। केवल इसलिए काटे गए ये टिकट, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कटवाए और उसी क्या रही कि इन लोगों को राजनीतिक तौर पर कमजोर कर दो। हुड्डा की पुरानी आदत है, जो कोई भी कांग्रेस में ताकतवर होता हुआ नजर आया उसने उसको कमजोर करके पार्टी से निकालने का काम किया। सबसे पहले राव इंद्रजीत को भी नहीं, राव इंद्रजीत सिंह को निकाला, फिर वीरेंद्र सिंह को पार्टी से अलग थलग किया, फिर उसके बाद अशोक तंवर को इसको प्रधान बना रखा था, और उसके बाद शैलजा को, सुरजेवाला को, फिर किडकी भी कर दी। अब भी इस प्रयास में लगा हुआ है भी किसी तरह इनकी भी छुट्टी हो जाए, केवल 13 वर्चस्व रहे, तेरे बेटे को ही सारी कमांड सौंप दी जाए। ये बात सबको पता है, बताता हूँ, ये बात सबको पता है आज की डेट में। आपको एक और चीज बताता हूँ कि किस तरह से भाजपा के साथ इसकी बड़ी साठगांठ। राहुल गांधी का इस्तीफा हो गया, 1 हफ्ते में कोठी खाली करा ली थी, करवाई थी कि नहीं करवाई थी। अपोजिशन लीडर को हटे हुए 1 साल हो गया हुड्डा को, आज भी उस कोठी में यही है, आज तक खाली नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। तो कोई रिश्ते तभी खाली नहीं है, सरकारी कोठी खाली होते देर लगती है क्या? अगर राहुल गांधी की हो जाए तो हुड्डा की कोठी खाली क्यों नहीं है? और क्या सबूत चाहिए उसके खिलाफ, और बता दो। अब तो उससे कहना खुल करके कि भाई तू इन चीजों का जवाब दे देगा, मेरे सामने बैठा लो बाप बेटा दोनों को, दोनों की तसल्ली करा दूंगा।